स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 4:30 बजने वाले उत्तराखंड लाइव के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर, बड़े खुलासे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीजेपी विधायक महेश नेगी से जुड़े हुए। तो जहां कल अदालत के आदेश के बाद महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वहीं आज न्यूज 18 आपको चैट दिखाने जा रहा है जिसमें ब्लैकमेलिंग की बात भी हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं और उस चैट से कई सारे नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस बार खुलासा नेगी की पत्नी और आरोप लगाने वाली महिला की चैट से हुआ है। चैट से साफ नजर आ रहा है कि महेश नेगी पर जो महिला आरोप लगा रही है वो 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और नेगी की पत्नी एक तरह से मोल भाव कर रही है, सौदेबाजी कर रही है। विधायक नेगी का परिवार महिला को 5 लाख रुपए देने को तैयार था। तो सवाल यह है कि जब कुछ था ही नहीं, जब कोई मामला था ही नहीं, तो 5 लाख रुपए की भी अगर लेन देन की बात हुई तो क्यों हो रही है? यहां तक कि नेगी की पत्नी आरोप लगाने वाली महिला को 5 लाख से कुछ ऊपर भी देने को तैयार थी और महिला से मामला सुलझाने की अपील कर रही थी। लेकिन बार बार जो आरोप लगाने वाली महिला थी उसका कहना था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, आप 100 करोड़ कमा रहे हैं तो कम से कम 5 करोड़ दीजिए, वरना मैं मीडिया में या फिर कोर्ट के पास जाऊंगी। यहां तक कि महिला ने बिष्ट किसी का नाम भी लिया और कहा है कि बिष्ट जी से इस बारे में सलाह लेंगी। यानी कि जो ये पूरा मामला है बहुत छोटा नहीं है। एक और जो विधायक रह चुके हैं जिनका जिक्र किया है बिष्ट का, वो भी इसमें जुड़े थे। अब किस तरीके से जुड़े थे देखना होगा। तो बात बहुत लंबी हुई है, चैट बहुत लंबी हुई है, लेकिन अंत में जब महिला और नेगी की पत्नी के बीच बात नहीं बनी तो केस दर्ज करवाया गया। तो जो नेगी की पत्नी है उन्होंने ही केस दर्ज करवाया है। तो जो चैट सामने आई है अब वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि जो विधायक या उनका परिवार कह रहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि शामिल हो या नहीं हो, लेकिन अगर कोई बात नहीं थी, सवाल तो खड़े होते हैं ना, तो आप यूं ही किसी को 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख नहीं दे देते। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत है जिसमें महिला साफ तौर पर कह रही कि आप नैनीताल, मसूरी, अलग अलग जगह राज्य के अंदर, उधर हिमाचल प्रदेश में कहां कहां नहीं लेगी और तो और नेपाल ले जाने की बात भी वो महिला कर रही है। तो वो जो भी चैट, जो भी बातचीत है वो इशारा कर रही है कि महेश नेगी और इस आरोप लगाने वाली महिला के बीच कुछ तो था। लेकिन इन सब के बीच महेश नेगी की यौन शोषण ब्लैकमेलिंग मामले में एक और कल बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तो जहां एक तरफ पुलिस मामले की चार्जशीट जल्द कोर्ट में शामिल करने की बात कर रही है, तो वहीं कल ही देहरादून एसीजेएम कोर्ट ने महिला द्वारा दी गई तहरीर 156(3) के तहत देहरादून पुलिस से मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, जिस पर नेहरू कॉलोनी थाना में विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के तहत महिला की तहरीर पर विधायक और महेश नेगी और उनकी पत्नी पर धारा 376 यानी कि यौन शोषण, धारा 506 यानी कि डराने धमकाने के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तो काफी गंभीर धारा है, खासतौर पर यौन शोषण वाली। कोर्ट के आदेश के बाद अब जबकि महेश नेगी पर मुकदमा दर्ज हो गया है और वो चैट अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें भी कुछ ना कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। तो इसके बाद अब आगे महेश नेगी कह रहे हैं कि वो भी हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं विधायक के वकील संजीव कौशिक का कहना है कि महिला लगातार झूठ का सहारा ले रही है, अदालत को भी गुमराह किया है। वहीं उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को विधायक महेश नेगी ने गलत बताते हुए कहा कि महिला द्वारा पहले भी कई लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल कर साजिश में फंसाया जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ भी नहीं था तो 5 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं होती है। क्यों विधायक की पत्नी 5 लाख रुपए देने को तैयार थी? कि माननीय न्यायालय को धोखा देकर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि जो एसएसपी महोदय को इसने दरखास्त दी थी और जो दरखास्त न्यायालय में प्रस्तुत की, उन दोनों में बहुत भिन्नता है। इसने एसएसपी महोदय को जो दरखास्त दी थी उसमें बताई घटना 2016 की। 2016 में वहाँ मकान भी नहीं था इनका द्वाराहाट में इसके बराबर में। तो जब वो बातें हमने पुलिस को बता दी तो इसको ये लगा कि ये तो दिक्कत आ जाएगी। एक हमने और बात बताई थी कि यहाँ का तो कोई मामला ही नहीं है, जो आरोप लगा भी रही है। अब इसने क्या किया, उसके बाद एक तो इम्प्रूवमेंट किया, 2 साल डिले कर दिया, यानी 2016 को बदल करके 2018 कर दिया। सीईओ नेहरू कॉलोनी है वो प्रोवाइड कर रही हैं, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो जो जिसमें महिला की तरफ से एफआईआर लिखी गई है उनकी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं या किसी और पक्ष की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सभी को इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाए और फिर जो भी फाइंडिंग्स रहती है उस हिसाब से सही कार्रवाई की जाए। टेस्ट में ही कह दिया था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट में एक एक चीज खुल के आ जाएगी कि इस महिला ने इतने लंबे समय और लोगों को भी, बहुत से लोग इसके गिरफ्त में आए हुए हैं
बहुत से लोगों के बयान भी आ चुके हैं, बहुत से लोग अब खुल के आने को तैयार भी हैं, लेकिन बहुत से लोग शर्म के मारे, लाज के मारे, इज्जत के मारे वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो हम तो हिम्मत कर रहे हैं कि इस तरीके के खुलासे होने चाहिए, में खुलासे होने चाहिए। दोषी इसमें जो भी हो, अगर वाकई महिला इसी तरह लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती है या इसी तरह ब्लैकमेल करती तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, या फिर अपने पद का, अपने राजनीतिक रसूख का कोई इस्तेमाल करता है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन इस मामले में अब तक अगर देखें तो पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई, क्योंकि अदालत के आदेश के बाद जाकर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो महेश नेगी का बयान आपने सुना, महिला लगातार आरोप लगा रही। अभी चैट आपको हम दिखा रहे हैं, तो उस चैट को देखकर आप समझिए क्या वाकई में कहीं कुछ नहीं था, यूं ही 5 करोड़ मांगे जा रहे थे। देखिए जरा। मुझे कहां पर आना है ये बता दो। आप एक बात तो बताओ मुझे, किसी के साथ इतना कुछ हो गया है और आप उसे सिर्फ 5 लाख में निपटाने की सोच रहे हो। इतना कुछ हो गया है तो इसके लिए तो 5 करोड़ भी कम है। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। मुझे अपनी बेटी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मेरी बेटी उनकी है और मेरे साथ उन्होंने बहुत बार बहुत कुछ किया है और अब मुझे ऐसे ही निपटाने की सोच रहे हैं। पहले तो उन्हें मुझे आधी पत्नी का दर्जा देना चाहिए और हमारी बेटी को हक। इंडियन पिनल कोड में बेटी का हक भी उतना ही होता है जितना बेटे का। इसको आप पढ़ लेना, जैसा इसमें लिखा है ना वैसा ही केस है सेम। इसकी डिसीजन पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये बात अलग है, हमारी बात अलग है। मेरी बेटी को हक मिलना चाहिए, उसकी जिंदगी का सवाल है। अपना नाम देंगे मेरी बेटी को। हरक सिंह रावत के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना, पता ही होगा आपको। हम तो तुम्हारी बात मान रहे हैं। तुम इतना पैसा कह दोगी, क्या अपना घर बार बेचकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे? हम क्या करें? मैं बहुत बुरे हाल में हूँ। सतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सतेंद्र, सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल ये उठता है कि ठीक है कुछ नहीं था तो आप यूं ही किसी को 5 लाख देने की पेशकश क्यों कर रहे थे? 13 अगस्त से ये पूरा मामला उत्तराखंड की सुर्खियों में है, क्योंकि विधायक का मामला है, रूलिंग पार्टी का मामला है। विधायक की वाइफ थाने पहुंचती है और थाने में एक ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन ठीक उससे 2 दिन पहले विधायक की पत्नी और जो महिला है, जो जिसे आरोपित ब्लैकमेलिंग में कहा जा रहा है, कि उन दोनों के बीच जो चैट हुई उसको हमने देखा, हमने पढ़ा। उसमें साफ तौर पे ये दिखता है कहीं ना कहीं इन विधायक और महिला के बीच कोई ना कोई खिचड़ी पहले भी पकी थी, जिसका ये चैट पूरा सबूत है। लेकिन अब जैसे हम धीरे धीरे चैट को पूरा पढ़ते हैं तो उसमें सीधे सीधे ये लिखा जाता है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेल की बात तो हुई है, क्योंकि इसमें 5 करोड़ की बात हुई है, लास्ट में 4.5 करोड़ तक बात भी आई है। ये पूरा चैट कई खुलासे भी करता है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें पिछले जो जब से ये मुकदमा दर्ज हुआ है तब से इसमें कई अलग अलग तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का भी इसमें बड़ा रोल है। पुलिस ये भी कहती थी कि 2 दिन पहले पुलिस का ये कहना था कि हम मात्र ये जो आने वाला जो सप्ताह है इसमें ये अपनी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर देंगे। लेकिन अब जब कल ये मामला नया रुख में आ गया, यानी कि विधायक पे कोर्ट से ही 376 का मामला अब दर्ज हो गया। अब पुलिस के लिए एक नई चुनौती फिर सामने खड़ी होगी। पुलिस अब दोबारा से 376 के मामले में जांच कर रही है और अब दोबारा से एक और इसमें जांच शुरू हो रही है। प्रीति, बिल्कुल। और सतेंद्र, यहाँ पर पुलिस का जिक्र करना ही पड़ेगा। जो पुलिस यहाँ पर मुकदमा तक लिखने को तैयार नहीं थी, अदालत गई है, जो महिला आरोप लगाने वाली महिला कही या पीड़ित कही है, क्योंकि अब उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया है। तो उस महिला के बाद, उसके कोर्ट जाने के बाद देखिए यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप में धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और अब चैट तो सामने आ ही गया है सबूत के तौर पर। तो पुलिस के लिए भी यहाँ ये अच्छा नहीं रहा, उसने अपनी छवि को लेकर यहाँ पर नुकसान ही किया है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस के पास जो पहली तहरीर आई थी, पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया था 13 अगस्त को। उसके बाद जो महिला हैं जो अपनी यौन शोषण की बात करती हैं, उन्होंने अपनी जो तहरीर दी थी वो दी थी 18 अगस्त को।
उसके बाद पुलिस का ये कहना था कि इसमें अलग मुकदमा दर्ज नहीं होगा 376 का, क्योंकि एक मुकदमा पूरे मामले में पहले ही चल रहा है, उसी के सापेक्ष हम ये पूरी एविडेंस इसी में लेके चलेंगे। जांच एक ही मुकदमे की उसकी, लेकिन जो चार्जशीट होगी उसमें कुछ और देखने को मिलेगा, यानी कि वो पूरे दोनों मामलों को लेकर चल रही थी। पूरा मामला अभी तक क्लियर था कि एक ही मुकदमा होगा, लेकिन जब 376 का मुकदमा कोर्ट से ही आता है तो पुलिस और जो विधायक के वकील हैं उनका साफ तौर पर एक ही चीज कहना कि महिला के बयान बार बार बदले गए। महिला ने कहीं ना कहीं कोर्ट में भी कुछ झूठे प्रमाण दिए हैं, जो कि देखने को भी मिला है, क्योंकि जो 18 अगस्त की जो पुलिस को दी हुई जो तहरीर थी, जो हमने भी दिखाई थी, उसमें कई साक्ष्य अलग थे, और जो कोर्ट में जो अभी महिला ने जो तहरीर दी है उसमें कई साक्ष्य अलग हैं। तो कहीं ना कहीं महिला के लगातार बयान बदलने की जो बात पहले से आ रही थी वो कहीं ना कहीं साबित भी हुई है। प्रीति, बिल्कुल सत्येंद्र, हम या आप अभी फैसला नहीं दे सकते कौन दोषी है या कौन पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन जो पुलिस भी कह रही थी कि भाई पहले आप सबूत लाओ तब मुकदमा लिखेंगे, तो जब हमने कार्यप्रणाली देखी कि जो पीड़ित है पक्ष जो आरोप लगा रहे पहले सबूत लाके पुलिस को दे, भैया पहली एफआईआर तो लिखी जाती है ना, तो वो सब चीजें हैं सत्येंद्र इस पे, और कुछ बिष्ट जी या कुछ और पूर्व विधायकों के भी नाम लिए हैं, तो ऐसे लग रहा है कि केवल महेश नेगी तक नहीं, बहुत और भी लोग हैं जो इस घेरे में आ सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि पुलिस की जो जांच थी वो ब्लैकमेलिंग से और यौन शोषण के बीच ही चल रही थी, लेकिन जब विधायक ने पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य दिए जिनसे एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, पुलिस ने जब उन लोगों से पूछताछ की तो ये कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का भी एक मामला पुलिस अब उससे जोड़ के चल रही थी, लेकिन वो तो देखने वाली बात होगी कि आखिर में किस तरीके की जांच आगे कैसे चलती है, क्योंकि अब मामला कहीं और गुत्थियों में उलझती जा रही है। जी प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र आपका। तो ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि इसका फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन एक जो शुरुआती प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो मुकदमा तो दर्ज कर लो, अब आया कोर्ट से आदेश तो दर्ज करना पड़ा ना, तो इसी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जबकि कल मुकदमा दर्ज हो गया है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार और पुलिस दोनों मिलकर नेगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हम सरकार से मांग कर रहे थे, हम प्रशासन से, पुलिस से मांग कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन सरकार के दबाव में, बीजेपी के दबाव में लगातार अपने विधायक को बचाने में लगे हुए थे, बेशर्मी से बचाने में लगे हुए थे। सेंगर वाला मामला और चिन्मयानंद वाला मामला उत्तराखंड में भी दोहराया जा। चलिए, तो हर दिन नए नए मोड़ इस मामले में आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह 11 सितंबर तक कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रीतम सिंह पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और साथ में नैनीताल अल्मोड़ा जिले में जाएंगे, जहां आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा तो करेंगे ही, साथ ही अपने संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। प्रीतम सिंह ने कहा है कि पूरा संगठन तैयार है और 17 में जो खालीपन आया, जो कमियां रही हैं, उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। बरसात में भयंकर बरसात जो है पिथौरागढ़ जनपद माइद और धारचूला और मुंचारी उससे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए था, सरकार द्वारा नहीं किया गया है। विधानसभा सत्र भी है, तो तमाम चीज़ों के लिए वहाँ कुमाऊं के दौरे पर जा रहा हूँ। सब साथियों से संवाद स्थापित करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे। और बड़ी खबर देहरादून से, यहाँ की सुद्धोवाला के अस्थायी जेल से फरार हुए कैदी को आखिरकार पकड़ लिया गया है। रायपुर के जंगल से इसे पकड़ा है। ये कैदी शनिवार को जेल से भाग गया था, तो चोरी के आरोप में राहुल थापा नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये जेल से भाग गया था, जिसे फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, हमारी जो टीम लगी हुई थी, इसमें जो सीओ मसूरी है, इसको मॉनिटर कर रहे थे और इन लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है। और अब जो मैंने आपको बताया कि जो लीगल प्रक्रिया है, सबसे काम करेंगे। और बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है। लालकुआं में एक लड़की का अपहरण हुआ है। मामला देर रात का बताया जा रहा है। रात करीब 10 बजे लड़की अपने घर के बाहर टहल रही थी। उसी दौरान यूपी नंबर के गाड़ी से कुछ लोग आए और लड़की का अपहरण करके ले गए। वहीं लड़की की सहेलियों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपहरणकर्ता जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन अब इस बात से हड़कंप है कि आखिर कैसे कोई कभी भी आकर इस तरह से अपहरण कर ले जाए। और यूपी नंबर की गाड़ी थी, तो ऐसे में लोग डरे हुए भी हैं और नाराज भी हैं। बजे के आसपास जो है हमारे लालकुआं थाने में क्षेत्र में एक बाहर यूपी के नंबर की गाड़ी आई और उसके द्वारा जो है किसी लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाना, ये जानकारी में आया है।
इस टॉप विषय पे हमने जो है उसके परिजनों से बातचीत करी है। अभी CCTV इत्यादि कैमरों से हम चीज़ों को जांच कर रहे हैं। जल्दी गाड़ी हमारी ट्रेस हो जाएगी और हम जल्दी लड़की को रिकवर करेंगे। जसपुर में बॉर्डर पर तैनात किए गए विशेष पुलिस अधिकारी पर एक युवती को छेड़ने का आरोप लगा है। यूपी की सीमा से लगे नादेही बॉर्डर पर तैनात विशेष पुलिस अधिकारी धर्मवीर सिंह पर एक युवती ने आरोप लगाया है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण चेक पोस्ट पर पहुंचे, खूब हंगामा किया। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक संगठन के लोग भी पहुंच गए, तो जैसे तैसे मामला शांत हुआ। उधर युवती की ओर से कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी गई है। हम किसी को नौकरी दे नहीं सकते, तो लेने का क्या अधिकार है? मैं ये तो कह रहा हूं ना, अगर नहीं है बोले कि ऐसा ऐसा ये हो गया, तो मैंने कहा चलो, केवल मैंने कहा कि 3-4 रायपुर का धर्मवीर जो रेस्क्यू की ड्यूटी कर रहा है नारेगढ़ पे, उसके द्वारा एक लड़की का पीछा किया गया और उसका नाम पता पूछा गया बदने थी। तो उसके खिलाफ एक आक्रोश था। वो उनकी मांग थी कि उसे बुला के यहाँ माफी मंगवाई जाए, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। उससे उनको समझाया गया कि आप इसके खिलाफ तहरीर दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उनकी तहरीर दे दी गई है। और खबर देहरादून से, जहां ट्रांसपोर्टर्स की गुंडागर्दी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि संयुक्त आयुक्त सेल्स टैक्स के अधिकारी ने SSP से शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने थाना पटेल नगर में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो बीते गुरुवार को कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने आशा रोड़ी के राज्य कर के ऑफिस में अधिकारियों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की। और इस मामले में भारतीय किसान यूनियन तोमर ग्रुप के नेता सोमदत्त शर्मा अपने 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, इनके ऑफिसर्स हमारे पास आए थे। इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था, थाने को मार्क किया गया था लीगल कार्रवाई करने के लिए, तो इसमें FIR रजिस्टर कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और खबर बाजपुर से, जहां लगातार गुलदार का आतंक बढ़ रहा है। बाजपुर में CCTV में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, एक बंदर का शिकार करते हुए गुलदार कैमरे में कैद हुआ है। तो बरहनी चौकी की ये तस्वीरें हैं और अमूमन कई जगह इन दिनों इसी तरह कहीं गुलदार की तो कहीं बाघ की आवाजाही दिख रही है। तो स्थानीय लोग डरे हुए हैं कि फुटेज दर्ज हुए हैं। इसमें ये बंदर का पीछा करते हुए बंदर को उठा के ले गया है। अक्सर यहाँ ये देखा जाता रहा है और बगल में आबादी क्षेत्र है जबरान झारखंडी, यहाँ पर भी इसकी आवाजाही रहती है। तो क्षेत्रीय जनता से हमारी अपील रहती है कि रात के समय छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दें। और खबर पौड़ी से, यहाँ देवप्रयाग में 30 अगस्त को मानसिक रूप से थोड़े कमजोर व्यक्ति को शिकार बनाने वाले आदमखोर गुलदार को ढेर कर दिया गया है। शिकारी जॉय हुकिल ने गुलदार का शिकार किया। तो मारा गया गुलदार लगभग 6 साल का बताया जा रहा है, जिसे तुंगी गांव के पास डाक बंगला रोड से सटे जंगल में मारा गया। तो जॉय हुकिल ने बताया कि गुलदार के नाखून घिस गए थे, जिसकी वजह से वो आदमखोर बन गया था, यानी कि वो जंगल में शिकार नहीं कर पा रहा था और बस्ती वाली जगह में आकर जो आसान शिकार उसे लगता है इंसान, तो वो उस पर हमला करने लगा था। सामने के नाखून जो हैं वो टूटे हैं, जिससे लगता है कि एक आसान शिकार की ये तलाश में रहता था और मुझे लगता है कि अब दहशत का वहाँ पे आना चाहिए। बात करें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो अपनी जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के इस गढ़ में सैलानी आते हैं बाघों को देखने, बाकी वन्य जीवों को देखने, और तितलियों का सुंदर संसार भी यहाँ पर मौजूद है। और इन तितलियों की इन दिनों यहाँ पर गणना चल रही है। सितंबर महीने को बिग मंथ ऑफ बटरफ्लाई काउंट के रूप में मनाया जा रहा है। इस महीने देश भर में तितलियों की गणना का काम किया जा रहा है, जिससे नेचर एक्टिविटी में लगे स्थानीय युवा और बच्चे बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र में मौजूद तितलियों की प्रजातियों का सही से आकलन हो सके। आपको जैसे पता होगा कि पूरे देश में बटरफ्लाई काउंट सर्वे चल रहा है। हम क्यारी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हमने ये पाया है क्यारी में, यहाँ पर हम क्यारी की जो बायोडायवर्सिटी है वो बटरफ्लाई के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो इस क्षेत्र में लगभग जो कॉर्बेट रामनगर तराई का क्षेत्र है, इसमें लगभग 150 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर देखी गई हैं और पूरे भारत में अगर हम देखें तो लगभग 1500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और अगर हम इसको और गहनता से करेंगे तो मेरा मानना है कि हम नई प्रजातियों की यहाँ पर खोज कर पाएंगे। तितलियों के सुंदर संसार में युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। कॉर्बेट में आने वाले अधिकतर सैलानी बाघ देखने या फिर बर्ड वॉचिंग के लिए पहुंचते हैं, जबकि यहाँ रंग बिरंगी तितलियों का सुंदर संसार भी है। अब युवा इस क्षेत्र में इस नई पहल के लिए भी तैयार हो रहे हैं।
कि जिस तरीके से यहाँ पे बटरफ्लाई और की काफ़ी अपार संभावनाएं दिख रही हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय गाइड के लिए एक रोज़गार का माध्यम बनेगा और स्थानीय लोग इससे जुड़ेंगे और उनकी आजीविका में ये काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कराई जा रही तितली गणना जहां देश में तितलियों के भविष्य के लिए मददगार साबित होगी, तो वहीं ये तितलियां आने वाले समय में कई युवाओं के रोजगार के सपने को भी पूरा करेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और खबर रुड़की से है, जहां बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्चार्ज करने की अनुमति नहीं लेने पर 62 अस्पतालों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। तो अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन और उसका निस्तारण जरूरी होता है, लेकिन कई जगह पर इसका निस्तारण ही नहीं किया जा रहा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंभीर है। उसका कहना है कि बोर्ड से इसके लिए अनुमति ली जाए। इस कूड़े का निस्तारण होता है, कॉमन एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी हमारे पास मंदावर में है, उसका भी हम समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं कि वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट जो कलेक्ट होके जा रहा है उसका सही ढंग से निस्तारण हो रहा है अथवा नहीं। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे एक बार फिर से आज बंद हो गया, जिससे 3 घंटे तक लोगों को यहीं खड़े रहना पड़ा। दरअसल आज सुबह 8:30 बजे अचानक पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, तो ऐसे में जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हो गई। इसके बाद आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई, तो जेसीबी के साथ लगभग 3 घंटे का वक्त लगा और तब जाकर ये रास्ता खुला गया। चंपावत से टनकपुर ऑलवेदर रोड निर्माण में लगी कंपनी RGBL और शिवालया की घोर लापरवाही सामने आई है। सड़क कटिंग के दौरान जो भी मलबा है, जो भी यहाँ पर पहाड़ से जो पत्थर वगैरह निकल रहे हैं और जो भूस्खलन का मलबा है, कंपनी की मशीनें डंपिंग जोन की जगह उन्हें खाई में फेंक रही हैं, क्योंकि देखिए ज़रा, ऊपर सड़क बन रही है तो इससे उनका पैसा बचता है और ऐसे में नियम कायदे सबको ताक पर रखकर इन्हें खाई में फेंका जा रहा है। जबकि जो खाई है नीचे, वहाँ से भी किसी न किसी पानी के आने जाने का रास्ता है। गधेरे पहाड़ी इलाकों में ऐसे बहते हैं और कई जगह आबादी वाले इलाके भी हैं, तो फिलहाल इनको कोई देखने वाला नहीं है। हमारा ऑलवेदर रोड का कार्य चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बनाया है, लेकिन डंपिंग जोन की जगह इन्होंने मिट्टी न फेंकते हुए अन्य गाड़ गधेरों में फेंक दे रहे हैं, जिससे प्राकृतिक नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे आबादी क्षेत्र को नुकसान है। तो आप संज्ञान में आया है, जैसा आपने भी बताया है, और इस पर जो है हम इसको इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दूसरा इनको डंपिंग जोन में ही डालने के लिए कहेंगे और पकड़े जाने पर इन पर जो है पेनाल्टी लगाई जाएगी। कोटद्वार के नजीबाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह डेंजर जोन बन गए। दरअसल इतनी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं सड़क निर्माण के दौरान, जो आने वाले भविष्य में सुविधा कम बल्कि मुसीबत ज्यादा लग रही हैं। एक और पहाड़ी पर कई सारे ऐसे बोल्डर हैं जो अटके हुए हैं, वो हल्की सी हलचल से भी नीचे आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बारिश के वक्त भूस्खलन से ढह चुकी सड़कें सालों बाद भी ठीक नहीं हो पाई हैं, तो ऐसे में कभी भी अनहोनी हो सकती है। वहीं NH के अधिकारी कह रहे हैं कि पहाड़ियों पर अटके बोल्डर को हटाने का काम हो रहा है और जिस जगह पर सड़कें धंस गई हैं, ढह गई हैं, उसके लिए वन विभाग से परमिशन नहीं मिल पा रही है। इस समय बारिश आती है, ये सड़क को डैमेज करते हैं और इनके लिए कोई त्वरित प्रावधान नहीं होता। आपदा प्रबंधन को भी ये चीजें देखनी चाहिए कि इन चीजों को पहले ही, समय से पहले इनका निराकरण कर लिया जाए। डेंजर जोन में हमारे पास केवल अभी आम छोड़ वाला डेंजर जोन बचा है, जिसमें हमारे वन विभाग और हमारे बीच में सहमति नहीं हो पाई। जैसे उसमें धनावंटन होगा या सहमति होगी, उसके बाद उसमें कार्य कर लिया जाएगा। उधर कोरोना की बात करें तो टिहरी जिले में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। मरीजों को कोविड केयर सेंटर सुरसिंगधार में रखा गया है। वहीं अब स्थानीय लोग बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर बनाने की मांग करने लगे हैं, लेकिन SDM का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों का सुरसिंगधार सेंटर में विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसे में अलग से सेंटर बनाने के लिए फिलहाल कोई जरूरत तो नहीं है। हालांकि DM से वो इस पर बात करेंगे। चेकअप कराया, पॉजिटिव निकल गया, मेरे को सुरसिंगधार, क्योंकि जैसे और भी संक्रमित लोग आ रहे हैं, कुछ कोई जरूरी नहीं कि वो संक्रमित हैं और बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा वो है, क्या है प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी से है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता है। हम ये चाह रहे थे उनको एक तो बिना पेरेंट्स के वहाँ पे जा रखे हैं, और हम ये चाह रहे थे कहीं शहर के बीचों बीच उन्हें स्पेशली कहीं पे, जैसे यहाँ पे मदरसा है या सरकारी स्कूल हैं, होटल हैं, उन्हें वहाँ पे हम रख सकते थे। ऐसा कोई स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और मेडिकल टीम भी लगानी है, ड्यूटी भी लगनी है और खाने की व्यवस्था भी करनी है, पूरा वो करना है। और हमारा चंबा में सेटअप बना हुआ है। बौराड़ी टिहरी में हमने जो व्यवस्था रखी है वो क्वारंटाइन के लिए रखी है। क्वारंटाइन में जिनकी सैंपलिंग लेनी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनकी घरों में व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको हम टिहरी में।
और खबर अल्मोड़ा से है, जहां जंगली जानवरों से परेशान किसानों ने अब खेतों में तार बाड़ करना शुरू कर दिया। हालांकि पहाड़ों में ये भी बड़ी मुसीबत है क्योंकि इकट्ठा खेत वहां पर नहीं होते। फिलहाल अल्मोड़ा जिले में अब तक 7 विकास खंडों में 2000 से ज्यादा किसानों ने अपने खेतों में तार बाड़ लगाई है और इसके लिए आजीविका परियोजना के तहत उनको मदद भी दी जा रही है। तो पहाड़ के कई किसान जंगली जानवरों से परेशान होकर खेती छोड़ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। तो फिलहाल आजीविका परियोजना के तहत वो अपनी फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फेंसिंग लगा के हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे हमारी जो भी चीज़ हम लगा रहे हैं वो सेफ्टिक रह रही है और अच्छी मिल रही है। हमें मतलब फ़ायदा ही हो रहा है। इससे सूअर नहीं घुस रहे हैं, बंदरों का और गाय बच्चों का, बकरियों का, इससे बहुत सुरक्षा मिल रही है हमें। ये फिनिशिंग हमें आजीविका से प्राप्त हुई है, जिससे मतलब इससे लाभ हमें काफ़ी लाभ है। एक तो सबसे पहले जंगली जानवरों से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। सब्जी लगाते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं कर पाता। बंदर है, सूअर हैं, ये इत्यादि चीज़ें हमारे इस फिनिशिंग से अंदर नहीं घुस पाते हैं। जंगली जानवरों से बचाने के लिए और फसल को कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारी परियोजना में एक फेंसिंग की गतिविधि की जाती है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक बंडल होता है उसका, वो 15 मीटर लंबा और 6 फुट ऊंचा होता है। उसको हम लगभग 25 रुपये से लेकर और 30 रुपये किराए पे जो सब्जी उत्पादन कर रहे हैं या जिनको कैश क्रॉप उगाना है उनको। तो फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाए। ब्रेक के बाद दिन भर की बड़ी खबर।